चल शुरू करें. ऑलराइट, चलो लेट्स गो. ऑलराइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग. बोलो क्या हुआ. हाँ जीएसटी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे. चलो ऑलराइट. कल तक हम लोगों ने बहुत सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था. मैंने आपको कल बोला था कि हम लोग कल जीएसटी सीखेंगे. क्या सीखेंगे. जीएसटी. ठीक है चलो एक सेकेंड ना. जीएसटी. ठीक है. क्या फुल फॉर्म है जीएसटी का भाई. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सर्विस नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज. एक सर्विस है क्या. नहीं, बहुत सारी सर्विसेज है. तो वो क्या बन जाता है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब जीएसटी आने के पहले ना इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे. मतलब अगर अब जैसे ये इंडिया है, दिख रहा है ना बच्चों. इंडिया है तो भाई ये महाराष्ट्र, फिर ये दिल्ली. अब दिल्ली से महाराष्ट्र माल आएगा तो सीएसटी लगेगा. महाराष्ट्र से महाराष्ट्र माल जाएगा तो वैट लगेगा. फिर कस्टम ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था कि भाई महाराष्ट्र के अंदर माल घुसा कि भाई टोल नाके के ऊपर ऑक्ट्रॉय देना पड़ता था. तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे. आप मूवी देखने आते थे तो मूवी के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था. ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे. और इसकी वजह से क्या हो रहा था, डबल टैक्सेशन बहुत बार हो जाता था. डबल टैक्सेशन क्या हो जाता था. डबल टैक्सेशन. अब इस डबल टैक्सेशन की वजह से जो सामने वाला है उसके ऊपर डबल टैक्स लग रहा है और डबल देना पड़ रहा है पैसा. तो ये बड़ी दिक्कत थी. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया. क्या लाया. जीएसटी. अब जीएसटी की वर्किंग समझते क्या होता है नाउ. अब जीएसटी के अंदर ना बच्चों सबसे पहले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस. 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. सबसे पहले तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी. 4 तरीके के टैक्सेस है. कौन से. सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी. सीजीएसटी किसके ऊपर लगता है. सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट. सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, सीएसजीटी लिख दिया. सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब मेरी बात समझना, चलो इधर देखो. मान लेते हैं लेट्स से दिस इज अवर इंडिया. लेट्स से मान लेते हैं. ठीक है. अब महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और लेट्स से ये राजस्थान इधर. अब मुंबई से लेके अगर जलगांव में किसी ने माल भेजा, मुंबई से अगर जलगांव में किसी ने माल भेजा तो वो हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. क्या हो गया वो. इंट्रा स्टेट. और मुंबई से किसी ने अगर दिल्ली माल भेजा तो वो हो गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. कौन सा हो गया. इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. ये हो गया इंट्रा स्टेट. अब इंट्रा स्टेट के ऊपर ना 2 टैक्सेस लगते हैं एक साथ, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. मतलब अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक का गुड्स गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ, टीवी गए, टीवी के ऊपर 18% है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर. ठीक है ना. तो टोटल टैक्स 18% है. लेकिन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन लगते वक्त सीएसटी 9% लगता है और एसजीएसटी 9% लगता है. मतलब इसका जब बिल बनेगा, जब इसका इनवॉइस बनेगा, टैक्सेबल इनवॉइस, तो इनवॉइस के ऊपर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं टीवी की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 18% लगेगा. लेकिन सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%. मतलब 9,000 ऐसा 18,000 रुपए का टैक्स लगेगा और टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी उसकी 1,18,000. एवरीबॉडी क्लियर. यस सर. और यही अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल जा रहा है तो आईजीएसटी लगता. क्या लगता. आईजीएसटी लगता. आईजीएसटी लगेगा ना तो एक ठोक टैक्स लगेगा. जैसे ये इनवॉइस है तो ये इनवॉइस का वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख के ऊपर डायरेक्टली 18% लगेगा, वो बन जाएगा 1,18,000 टोटल. तो सर ये किसके जेब में जाएगा. ये जो सीजीएसटी का वैल्यू है ना ये जाएगा सेंटर की जेब में. जो एसजीएसटी का वैल्यू है ये जाएगा स्टेट के जेब में. और ये जो आईजीएसटी का वैल्यू है कहां गया. हाँ, ये जो आईजीएसटी का वैल्यू है ये पूरा सेंटर के जेब में जाएगा. और ये यूटीजीएसटी जो है, यूटीजीएसटी भी कैसा लगता है. यूटीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. जैसे सीजीएसटी होता है ना तो सेम यूटीजीएसटी प्लस एसजीएसटी नहीं सॉरी यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी, यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी
ऐसा ये टैक्स लगता है और इस तरह से काम होता है। अब ये था बेसिक वर्किंग। अब एक्चुअल में टैक्स का वर्किंग कैसे होता है और रिटर्न कैसे फाइल होता है, आपको क्रेडिट कैसे मिलता है, वो सब चीज। आपने कभी नाम सुना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट? सुना है कि ये नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट? आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जीएसटी वर्किंग, है ना? लास्ट ईयर 12th में पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? या फिर अभी आएगा, जो भी अभी 12th में अब उसका ये वर्किंग आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट समझाता हूं मैं फटाफट से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मतलब ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे क्योंकि अपने को इकोनॉमिक्स के अंदर जीएसटी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आया था तो मैं समझा देता हूं, समझना। लेट्स से मान लेते हैं कि भाई ये है अपना ये है अपना जेठालाल, ठीक है? और जेठालाल की दुकान का नाम क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या बेचता है ये? टीवी बेचता है, कूलर बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, मोबाइल फोन बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता है। मतलब लगभग सबके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है? 18%। मतलब ये जो माल बेचता है, इस माल का जो रेट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रेट है वो कितना है? 18% इसका रेट है। अब ये माल किसी न किसी से परचेस करता होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके पास ना सैमसंग का माल आता है, सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी से इसने माल परचेस किया, ये है सैमसंग कंपनी, लेट्स से मान लेते हैं दिस इज सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी से इसका माल आता है, ठीक है? और जेठालाल भी तो आगे किसी को बेचता होगा, है ना? ठीक है, या गोली। कौन आया? गोली। गोली के जो पापा हैं डॉक्टर हाथी, उन्होंने बोला कि तू अभी अभी 10th पास हुआ है अच्छे परसेंटेज से, 93 परसेंटेज से, जा तेरे लिए फोन लिया। जा तेरे लिए क्या लिया? तेरे लिए फोन लिया। जेठा अंकल की दुकान से फोन लिया, ठीक है? गोली को दिए उन्होंने 1 लाख रुपए आईफोन लेने की, उसकी इच्छा थी। तो गोली को कितने पैसे दिए डॉक्टर हाथी ने? 1 लाख रुपए थे, ठीक है? अब समझना, ट्रांजैक्शन समझना, ठीक है? इसके लिए सेल ट्रांजैक्शन है और इसके लिए क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज का ट्रांजैक्शन, ठीक है? अब जेठालाल जब 1 लाख रुपए का फोन बेचेगा तो जेठालाल तो 18% टैक्स लगा के बेचेगा ना, तो 18,000 उसके ऊपर टैक्स लगा। तो अब फोन की वैल्यू कितनी हो गई? 1,18,000। आर यू क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे रुक जाओ। ये जो गोली है वो है अनरजिस्टर्ड गोली। क्या है? अनरजिस्टर्ड। मतलब इसके पास जीएसटी नंबर है क्या? नो, इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जेठालाल रजिस्टर्ड है। क्या है जेठालाल? जेठालाल इज रजिस्टर्ड पर्सन। जेठालाल इज रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इसके पास जीएसटी नंबर है क्या? हाँ। सैमसंग भी रजिस्टर्ड है, मतलब इसके पास भी जीएसटी नंबर है क्या? हाँ, यस, ठीक है। मतलब सर जेठा के पास है और सैमसंग के पास, दोनों के पास जीएसटी नंबर है, लेकिन गोली के पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है? अब जेठालाल ने भी तो कुछ परचेस किया होगा। मान लेते हैं जेठालाल ने 10 लाख रुपए का परचेस किया। कितने कितने का परचेस किया? 10 लाख रुपए का टोटल परचेस किया मंथ में, एक मंथ में, ठीक है? उसके ऊपर सैमसंग ने कितना टैक्स लगाया? 18%। क्योंकि जो गुड्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या टैक्स रखा हुआ है? 18%। तो एक 10 लाख का 18% कितना हुआ? 1,80,000। तो टोटल कितना पड़ा उसको? 11,80,000। उसमें से सिर्फ टैक्स कितना पे किया था? 1,80,000 का, ठीक है? अब गोली जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे जेठालाल के पास मंथ में, मोबाइल फोन लेने, वॉशिंग मशीन लेने, वो सब चीजें। तो जेठालाल ने क्या किया? एक महीने में 20 लाख का माल बेचा। एक महीने में कितने लाख का माल बेचा? 20 लाख का माल बेचा। उसके ऊपर टैक्स कितना कलेक्ट किया होगा? 18%। बोलो, 3,60,000 रुपीज। ऐसे टोटल उसके पास सेल्स कितना आया? 23,60,000। बरोबर है? इतना समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, जेठालाल की इनकम 20 लाख है कि 23,60,000 है? जेठालाल की इनकम 20 लाख है कि 23,60,000 है? कितनी है? 20 लाख। क्यों?
3,60,000 तो गवर्नमेंट का टैक्स है ना रे, 3,60,000 तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, तो वो उसकी इनकम नहीं है। अब मेरी बात समझो, ये हो गया ट्रांजैक्शन, सबको समझ में आ रहा है क्या? अब चलते हैं रिटर्न पे। जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है? हर महीने की 20 तारीख को 20th ऑफ एवरी मंथ, 20th ऑफ एवरी मंथ एक जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है जिसका नाम है GSTR 3B। ठीक है, अब सबसे पहले तो जेठालाल का टैक्स फाइल करेंगे। आ जाओ, ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर। टैक्स कलेक्टेड, कितना कलेक्ट किया टैक्स महीने में, बताओ तो फटाफट से, कितना कलेक्ट किया? 3,60,000। कितना कलेक्ट किया? 3,60,000। टैक्स कितना पे किया? टैक्स पेड कितना किया? टैक्स पे 1,80,000। दिस इज टैक्स पेड, दिस इज टैक्स कलेक्टेड। क्लियर है ना? 1,80,000। तो कलेक्ट कितना किया था? 3,60,000। पे कितना किया है? 1,80,000। बचा कितना? 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 है ना, जेठालाल को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3,60,000 उसने गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है। ये उसकी इनकम है क्या? नहीं। तो ये 3,60,000 में से जो उसने खुद का पे कर दिया, जो बच गया वो 1,80,000 उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा रिटर्न के अंदर, कैश में, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसा, पैसा देना पड़ेगा। सर अगर ये उल्टा हो जाता तो, मान लेते 3,60,000 कलेक्ट किया है और 3,80,000 पे किया है, तो 20,000 रुपए बच जाएगा ना? 20, अब कुछ पे तो करना नहीं है सर, अभी कुछ पे करना है क्या? अभी कुछ पे नहीं करना है, लेकिन ये 20,000 जो ये बैलेंस बच गया है, ये बैलेंस या तो वो क्या कर सकता है? रिफंड मांग सकता है, या तो वो अगले महीने में एडजस्ट कर सकता है। अगले महीने भी तो सेल्स होगा, अगले महीने भी तो परचेस होगा, और अगर सेल्स पे अगर ज्यादा कलेक्ट कर दिया तो 20,000 तब काम आएंगे अगले महीने में। इस तरीके से ये चीज होती है। आर यू क्लियर? सेम चीज सैमसंग भी अपना रिटर्न फाइल करेगा। सैमसंग के लिए टैक्स कलेक्टेड कितना है? 1,80,000। सैमसंग भी कुछ परचेस करेगा, स्टील परचेस करेगा, मिरर परचेस करेगा, कैमरा परचेस करेगा सोनी से, मतलब कहीं ना कहीं जाके सैमसंग के भी परचेसेस होने वाले हैं। तो सैमसंग के लिए भी सेम टैक्स फाइल होगा, टैक्स कलेक्टेड माइनस टैक्स पेड, जो बच जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जेठालाल भी रजिस्टर्ड था और सैमसंग भी रजिस्टर्ड है, तब जाके उनको ये चीज माइनस करने मिली है। 3,60,000 इसको माइनस करने मिला है, सॉरी 1,80,000 इसको माइनस करने मिला है, और 1,80,000 इसको माइनस करने मिला है। लेकिन सर ये केस गोली के साथ नहीं होगा, डॉक्टर हाथी के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो जो गोली ने 18,000 का टैक्स पे किया था ना 1,00,000 रुपए के मोबाइल फोन पे, वो 18,000 का जो टैक्स है वो पूरा खर्चा है। जो 18,000 का टैक्स पे किया ना गोली ने, ये गोली का पूरा खर्चा है। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर। मान लेते हैं हाथी जो है ये डॉक्टर ना होके, फॉर एग्जांपल मान लेते कोई बिजनेसमैन होता, जेठा के जैसे कोई बिजनेस कर रहा होता, तो ये दिमाग लगाता। क्या दिमाग लगाता? डॉक्टर हाथी ना, डॉक्टर बोल रहा हूं, हाथी क्या करता पता है? अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर दे देता गोली को, और गोली को बोलता कि ये जो मोबाइल फोन ले रहा ना, ये बिजनेस के नाम पे ले। किसके नाम पे ले? बिजनेस के नाम पे ले। तो उसने जो 18,000 का टैक्स पे किया है, ये 18,000 का टैक्स का उसको बेनिफिट मिल जाता, माइनस करने मिल जाता। समझ रहे हो? ऐसे दिमाग लगाते लोग जीएसटी बचाने के लिए। अब मोबाइल फोन बिजनेस के नाम पे ले लिया और बता दिया कि भाई क्लाइंट्स को कॉल करने के लिए मोबाइल फोन लगता है, तो जीएसटी नंबर दे दिया, इजंट इट? और जीएसटी नंबर दे दिया तो क्रेडिट मिल जाएगा। इस कदर क्या हो गया? जीएसटी 18,000 रुपए का जो खर्चा लगने वाला था, अब क्या हो गया? वो माइनस करने मिल गया। आर यू क्लियर? दिस इज हाउ थिंग्स आर डन इन जीएसटी एरा। सबको समझ में आया क्या? ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। दिस इज हाउ जीएसटी वर्क्स। और हमेशा याद रखना, जब टैक्स इनवॉइस बनता है तो टैक्स इनवॉइस के ऊपर अगर आपको जीएसटी क्रेडिट मिलने वाला है तो टैक्स इनवॉइस के ऊपर दोनों के जीएसटी नंबर चाहिए, सेलर का भी और बायर का भी। रजिस्टर्ड नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, टैक्स इनवॉइस के ऊपर सब डिटेल चाहिए, टैक्स की डिटेल चाहिए, कितना टैक्स लगा हुआ है। इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी प्लस जीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, और यूनियन टेरिटरी में अगर हुआ है तो यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी लगेगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? और हर महीने गवर्नमेंट के पास कम से कम 2 लाख करोड़ का जीएसटी आता है। हर महीने लगभग कितने लाख का करोड़ आता है? 2 लाख करोड़ का जीएसटी का अमाउंट आता है गवर्नमेंट को हर साल। और लगभग टोटल मतलब पूरे ईयर में लगभग
18 से 20 लाख करोड़ का जीएसटी का अमाउंट आता है, बहुत बड़ा अमाउंट आता है। क्योंकि जीएसटी ऐसी चीज है जो आपको इनकम हो या ना हो पे करनी है। क्या नाम है आपका सर? कमलेश? अभीश? 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 ओके। अभीश भाई गए एक किराना दुकान पे, सर को मैगी बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये मैगी लेने गया। अब आपने देखा होगा मैगी का जो पैकेट आता है, ऐसा कुछ पैकेट आता है, बरोबर है? मैगी के पैकेट के पीछे एमआरपी लिखी होती है, व्हाट इज एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देखा क्या कभी? ना, तो मैगी अगर 70 रुपए की है तो 70 रुपए के अंदर टैक्स है, 70 के ऊपर टैक्स नहीं है। 70 रुपए टैक्स लग के आया हुआ है 5%, फूड आइटम के ऊपर 5% होता है, तो 70 रुपए के अंदर 5% लग के आया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, अभीश मैगी लेने गया तो अभीश मैगी वाले को बोलेगा, मैगी वाले भैया मैं टैक्स नहीं पे करने वाला, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, एक काम करो टैक्स निकाल के दो, टैक्स निकाल के लगाओ मैगी की प्राइस। चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये एमआरपी ऑलरेडी सेट है, इसके ऊपर टैक्सेस ऑलरेडी एडेड है, और गवर्नमेंट बोलती है कि आपका इनकम हो या ना हो आपको जीएसटी का अमाउंट भरना, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। आर यू क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है क्या? चलेगा अपन आगे? सबको जीएसटी का कंसेप्ट समझ में आया क्या? पक्का? चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना? सेकेंडरी सेक्टर का अपन ने यहां तक कर लिया था, आज आगे चलेंगे, चलो लेट्स गो। The National Single Window System is a one-stop shop for investor-related approvals and services in the country and aims to provide continuous facilitation and support to the इन्वेस्टर्स। यार सिंपल सी बात है, मेरे को एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टर्स को अलग अलग जगह पे जाना पड़ा और अगर उनको बहुत ज्यादा अगर हार्डशिप होने वाली है तो वो इन्वेस्ट करेंगे क्या इंडिया के अंदर? बिल्कुल नहीं। वो बोलेंगे यार भाड़ में जाओ यार, पैसा विड्रॉ कर लेंगे थाईलैंड के इसमें, जापान के इसमें, सिंगापुर के स्टॉक मार्केट में, यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। Isn't it? Then PM Gati Shakti National Master Plan to facilitate data-based decisions related to integrated planning of multimodal infrastructure, thereby reducing the logistics cost। बहुत जबरदस्त चीज है ये गति शक्ति प्लान। मैं आपको बता दूं क्या है, इधर देखो, गति शक्ति प्लान बता दो, थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा, ध्यान देना इधर देखो एवरीवन। गति शक्ति का प्लान जो है थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा, इधर देखना एवरीवन। चलो ध्यान देना, मैं कुछ सिटीज मार्क कर रहा हूं, इधर देखना। दिस इज दिल्ली, दिस इज अहमदाबाद इन गुजरात, दिस इज बॉम्बे इन महाराष्ट्र, दिस इज चेन्नई इन तमिलनाडु, दिस इज बेंगलोर इन कर्नाटका, दिस इज कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, ठीक है ना? लिख देता हूं। चेन्नई, कोलकाता। अब ध्यान दो, नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मान लेते कोई ट्रक निकला अहमदाबाद से कोई ट्रक निकला माल लेके, और ट्रक जो है वो माल लेके निकला चेन्नई के लिए। कहां के लिए निकला? चेन्नई के लिए। अब जब अहमदाबाद से ट्रक निकलता है चेन्नई के लिए, तो वो सिर्फ चेन्नई का माल लेके निकलता है ना? चेन्नई का माल लेके निकलेगा, चेन्नई पहुंचेगा, माल वहां पे छोड़ देगा और रिटर्न आएगा। अब जब रिटर्न आता है तो खाली आता है। चेन्नई से, अहमदाबाद से निकला, चेन्नई में माल छोड़ा, चेन्नई से निकला, वापस अहमदाबाद आना है, तो जब वो वापस अहमदाबाद आता है तो वो खाली आता है ना? अब खाली आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको डीजल नहीं लगेगा, डीजल तो लगेगा, पेट्रोल तो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी। मतलब सर ये डबल खर्चा है। क्या है ये? डबल खर्चा है। अब दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया, गति शक्ति। अब गति शक्ति प्लान क्या, सुनो, जबरदस्त चीज है। अब देखो, अगर अहमदाबाद से माल जा सकता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर अहमदाबाद से अगर कोलकाता माल जा सकता है, तो मुंबई से भी तो कोलकाता जा सकता है, और दिल्ली से भी कोलकाता जा सकता है, बेंगलोर से भी कोलकाता जा सकता है,
चेन्नई से भी कोलकाता जा सकता है, मतलब पूरे इंडिया से कहीं ना कहीं माल कोलकाता आ सकता है, ठीक है ना। फिर अहमदाबाद से दिल्ली जा सकता है, हाँ, मुंबई से अहमदाबाद जा सकता है, बेंगलोर से मुंबई जा सकता है, और बेंगलोर से दिल्ली जा सकता है, मतलब पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं चीजें घूम रही है। अब सोचो, इधर देखो, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाली ट्रक निकल गई, अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाली ट्रक निकल गई, और ये ट्रक का जो क्या बोलते हैं उसको, वेइंग कैपेसिटी है वो बहुत हेवी है, ठीक है। अब बैंगलोर से भी बैंगलोर से भी कोलकाता, बैंगलोर से भी ट्रक निकला, चेन्नई गया। अब अहमदाबाद से जो चेन्नई ट्रक गया, वो अपने साथ बैंगलोर का माल भी लेके निकला। अब जब ये चेन्नई पहुंचेंगे तो ये अहमदाबाद वाला ट्रक बैंगलोर का माल छोड़ देगा, बैंगलोर वाला जो ट्रक चेन्नई गया है वापस जब आएगा तो जो माल यहां पे चेन्नई पे छूटा था बैंगलोर का, अपने साथ लेके आ जाएगा। मतलब सर, अहमदाबाद को सिर्फ एक ही बार चेन्नई जाना है, अहमदाबाद को बैंगलोर जाना है क्या? नहीं। दो दो चक्कर होने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही चक्कर होने वाला है, और एक ही चक्कर के अंदर उसने क्या किया, अहमदाबाद से चेन्नई चला गया वो, और ये जो बैंगलोर है, ये जब चेन्नई गया तो आते आते उसने अपना माल भी लेके आ गया जो अहमदाबाद से आया था। समझ रहे हो? ऐसे पूरे इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो होगा क्या, जब रिटर्न में ट्रक आएगा ना, तो वो भर के आएगा, खाली नहीं आएगा। और जब भर के आएगा तो जो डीजल की कॉस्ट है वो बच जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी, स्पीड, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, स्पीडिंग अप हो जाएगी। समझ रहे हो? और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया तो सर एक्सपोर्ट्स तगड़े बढ़ जाएंगे। आर यू क्लियर? सेम चीज अगर बॉम्बे वाला कोलकाता जा रहा है, तो वो जो बॉम्बे वाला अहमदाबाद वाला, जो बॉम्बे वालों को अहमदाबाद माल भेजना है वो कोलकाता लेके जाएगा। जब वापस अहमदाबाद से ट्रक निकलेगी कोलकाता से वापस अहमदाबाद के लिए, तो बॉम्बे वालों का माल लेके जाएगी। समझ रहे हो? ऐसे पूरे इंडिया के अंदर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, एंड दिस इज हाउ ट्रांजैक्शन रन। दिस इज कॉल्ड एज पीएम गति शक्ति। गति मतलब स्पीड, शक्ति मतलब आपको पता है, समझा? तो स्पीड से काम होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन इन पीएम गति शक्ति मॉडल। आर यू क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, एनएलपी। सेम गति शक्ति के जैसा ही है, लॉन्च्ड इन सितंबर 2022 टू एम टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड मेक इट एट पार विद अदर डेवलप्ड countries. And keeping in view India's vision of becoming Atmanirbhar, the production linked incentive scheme, मस्त है, production linked incentive scheme PLI scheme was initiated in March 2020 for the 14 key sectors. कितने सेक्टर के लिए? 14 key sectors के लिए, to enhance the India's manufacturing capacities or capabilities and export competitiveness. PLI scheme is now extended for the white goods, that is air conditioners and LED lights. Industrial Corridor Development Program, that is greenfield industrial regions, areas, nodes with sustainable infrastructure, and to make available plug and play infrastructure at the plot level. Also there was a FAME India scheme. कौन सी scheme बेटा? FAME India, faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. FAME, to promote what? To promote manufacturing of electric and hybrid vehicle technology and to ensure sustainable growth of the same. Now उद्यमी भारत, उद्यम, उद्यम का मतलब होता है धंधा, बिजनेस। उद्यम का मतलब क्या होता है? बिजनेस। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको बोलते हैं MSME। आपको अगर बिजनेस करना है इंडिया में आज तो बहुत इजी है, क्या करो, MSME में जाके खुद को रजिस्टर करो, पैन नंबर दो, जीएसटी नंबर। जरूरी नहीं कि आपका अगर 20 लाख या 40 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर जाता है, सर्विसेज में 20 लाख और गुड्स के अंदर 40 लाख, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है, अदरवाइज जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आर यू क्लियर? तो सिर्फ एमएसएमई में रजिस्टर कर लो, धंधा चालू कर दो, बिजनेस चालू कर दो आराम से, बिजनेस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो, देन पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्र, to ensure world-class industrial infrastructure which would attract cutting-edge technology and boost FDI and local investment in the textile sector. Opening up for the global investments. To make India a more attractive investment destination, the government has implemented several radical and transformative FDI reforms across sectors such as defense, pension, e-commerce activities, etc. Also,
100% FDI under automatic route is permitted for the sale of coal and coal mining activities including associated processing, infrastructure and for insurance intermediaries. Then Foreign Investment Promotion Board FIPB was abolished in May 2017. Abolished मतलब हटा दिया गया था उसको. And a new regime namely Foreign Investment Facilitation Portal FIF has been put in place under the new regime. The process for granting FDI approvals has been simplified. 853 FDI proposals were disposed of in last 5 साल. And FDI increase jumped by 39% since FIF came into being. आप मुझे बताओ FDI आना इंडिया के लिए अच्छा है कि खराब है? FDI इंडिया में आना अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना रे? अब एप्पल का प्लांट अगर इंडिया में लग रहा है तो ये अपने लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है. क्यों? सर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपने को आईफोन सस्ता मिलेगा, isn't it? Then remission, remit करना मतलब पे करना, remit करना of duties and taxes on export products 2021 formed to replace the existing MEIS, that is Merchandise Export from India scheme to boost exports. It provides for the rebate. Rebate का मतलब होता है discount. लिखो, rebate का मतलब होता है discount. लिखा? बोलो चो, ठीक है. Provides for the rebate of all the hidden central, state and local duties, taxes, levies on the goods exported which have not been refunded under any other existing schemes. Then initiatives towards fostering innovation include incubation. Incubation का मतलब होता है hand holding, support. कोई भी entrepreneurship अगर करने जा रहा है या फिर धंधा करने जा रहा है तो उसको hand holding, उसको सिखाना, उसको बोलते हैं incubation. Hand holding, funding, industry, academia, partnership and mentorship and strengthening of IPR regime. IPR का मतलब होता है intellectual property rights. ये आपके ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब जो होता है ये आईपीआर के अंदर आते हैं, ठीक है. देन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अभी देखा अपन ने, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द लॉजिस्टिक्स सेक्टर. स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 में आया था. स्टार्टअप इंडिया में आज मोर देन 1,20,000 स्टार्टअप्स आर रजिस्टर्ड एंड मोर देन 120 स्टार्टअप्स आर यूनिकॉर्न स्टार्टअप. यूनिकॉर्न किसको बोलते पता है? जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर चुका है. जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर चुका है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न. $1 बिलियन का मतलब क्या है? 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ और डॉलर का रेट क्या चल रहा है अभी? 95. मतलब जिसका वैल्यूएशन 9,500 करोड़ है आज की तारीख में वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है. और ऐसे इंडिया में 120 से ज्यादा है. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जेप्टो, ये सब जेप्टो जो है ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, ठीक है ना. 10 साल, 10 years, 10 साल के बाद में उसको स्टार्टअप नहीं बोल पाओगे. The company which is 10 years old, maximum 10 years old can be called as a startup, otherwise it is not called. चलो 12th में थे ना? 12th हो गया ना? अरे नालायक, उससे मैं पढ़ा कि नहीं? अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी, वो नालायक वर्ड वापस लेता हूं भाई. नालायक को तुमने तो पढ़ा होगा ना? हाँ पटेल શું કરે છે યાર? યાદ નથી આવે છે? દાલ બાલી ઢોકલા. ચલો. Startup India program acts as a facilitator for India's and innovation in the country. India's rank in the global innovation index has improved from 81st से लेके 48th in 2022. मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कितना इनोवेशन कर पाते हैं हमारे बिजनेस के अंदर वो बताता है. मतलब अपन 2015 में 81st थे, 2022 में कितने? 48th. मतलब कहीं ना कहीं जाके हम लोगों ने इनोवेशन करना स्टार्ट किया हुआ है. आर यू क्लियर? यस सर. चलो. देन पब्लिक प्रोक्योरमेंट preference to make in India order 2017 gives preference to locally manufactured goods, works and services in public procurement, thereby giving boost to industrial growth. Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS is a fully guaranteed emergency credit line to monitor the lending institutions. Are you clear everyone? Yes sir. Chalo. Now, India is gearing up for the fourth industrial revolution or industry 4.0 in which manufacturing transformation needs to integrate new technologies such as cloud computing, IoT, machine learning and artificial intelligence. आप आज देखो चौथी 4th स्टैंडर्ड से AI के क्लासेस कंपलसरी हो गए इंडिया के अंदर. मतलब चौथी का बच्चा वहां से AI पढ़ना शुरू करेगा और 9वीं 10वीं में AI की एग्जाम होगी. अपने टाइम पे तो कुछ था ही नहीं यार. अपन तो सिर्फ पीटी पीरियड के लिए मरते थे. कोई टीचर एब्सेंट है, पीटी पीरियड.
Sports. AI नाम की कोई चीज ही नहीं थी, but today it's a need of an hour, isn't it? If you're not learning AI, you will be out of the market. Nobody will hire you. यार AI की वजह से आप देखो 20-20 हजार लोगों को निकाल दे रहा है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड, ये सब कितने लोगों को निकाल दे रहा है बिकॉज ऑफ AI, isn't it? एक 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 इंसान का काम, आई मीन 10 इंसान का काम अगर एक AI कर रहा है तो सामने वाले के लिए तो अच्छा है ना, कॉस्ट बच रही है ना. फिर चलो, the national manufacturing policy which aims to increase the share of manufacturing in GDP to 25% by 2025 is a step in this direction. India is an attractive hub for foreign investments in the manufacturing sector. Over the last few years, FDI equity inflows in the manufacturing sector have been progressively rising. India continues to open up its sectors to global investors by raising FDI limits and removing regulatory barriers in addition to developing infrastructure and improving the business environment. According to the Department for the Promotion of Industry and Internal Trade (DPPIT), India received a total FDI inflows of $58.77 billion in 2021-22. मतलब 5,800 करोड़ इंटू 95. 95 को मैं 100 मान ही लेता हूं, कितना हो गया वो 5,800 डबल 0, 5,80,000 करोड़ का एफडीआई आया है रुपीज टर्म में. इट इज इन रुपीज 5,80,000, लगभग 6 लाख करोड़. 6 लाख करोड़ का एफडीआई है, क्योंकि ये 58.77 है तो 77 को काउंट करना पड़ेगा, तो लगभग 6 लाख करोड़ आ जाएगा. 6 लाख करोड़ रुपीज ऑफ एफडीआई इन 2021-22. So there are many challenges in the industrial sector also. Now few of them are number one. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, डिसएडवांटेज हो सकता है, ये देखते हैं. शॉर्टेज ऑफ इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर. सही बात है यार, सबसे बड़ी दिक्कत धंधे के अंदर है मैन पावर, लेबर आता ही नहीं है. इतने हमारे इंडिया के लेबर तो इतने नखरे वाले हैं, सालों को मतलब 7 घंटे काम चाहिए, एसी के अंदर काम चाहिए, पगार पूरा चाहिए, छुट्टी भी चाहिए, और काम करने की इच्छा नहीं हुई तो माँ को बीमार पड़ देंगे, बाप को बीमार पड़ देंगे. ये हॉस्टल में, ये वो उसमें गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो बोलेंगे मम्मी बीमार है. मतलब बेल्जियम वॉफल चलाता हूं मैं, मेरे को पता है भाई, इतनी दिक्कत है ना लेबर की, आता जाता कुछ है नहीं, और नखरे हजार नखरे. धंधा चलाना कुछ नहीं है, सिर्फ लेबर थोड़ा सही होना चाहिए. And consequent reduce factor productivity. Then reliance on import. Reliance मतलब वो वाला reliance नहीं है, कंपनी नहीं. Reliance मतलब भरोसा, reliable. That is reliance on imports, exchange rate volatility and associated time and cost revenue. कितना दिक्कत है यार exchange rate volatility में. Exchange rate मतलब क्या? For example मान लेते हैं आज $1 कितना चल रहा है 95. आपने आज एक ट्रेड बुक किया, लेकिन उसकी डिलीवरी है 1 महीने बाद. 1 महीने बाद मान लो अगर ये 100 रुपए हो गया तो इंपोर्ट्स के अंदर 5 रुपए का नुकसान है ना हर डॉलर के ऊपर. पहले अगर इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू तो मान लेते $1 लाख का, मतलब कितने रुपए आपको देने पड़ने वाले थे 95 लाख. अब कितने देने पड़ने वाले 100 लाख, 1 करोड़. बेटे बेटे 5 लाख का नुकसान है. उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी. अभी ये जो टाइम चल रहा है कितना दिक्कत है, एक्सचेंज रेट के अंदर कितनी सारी दिक्कत है, and associated time and cost revenues. The MSME sector is relatively less favorably placed in terms of credit availability. The industrial locations established without reference to cost-effective points tend to experience unsustainable cost structure, heavy losses, inefficiencies, lower productivity, and unsustainable returns, plaguing public sector industries. ये सारे दिक्कतें चल रही है भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर. और भी कुछ है, स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड लॉस ऑफ मैन आवर्स, लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, स्लोइंग एक्सटर्नल डिमांड एंड इंपोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय द अदर कंट्रीज. ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड अनसर्टेनिटीज. अरे बाप रे, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस. अभी अभी गरम गरम एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मान लेते हैं ये है ईरान और ये है यूएई. ईरान और यूएई के बीच में ना एक स्ट्रेट जाता है, खाड़ी, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. सुना होगा सबने, अभी बहुत फेमस हो गया हॉर्मुज. हॉर्मुज का उसके पहले किसी को नाम भी नहीं पता था. हॉर्मुज क्या है, सिर्फ मोमोज पता था. अब ये हॉर्मुज बच्चे बच्चे को पता है. क्यों? अरे पूरे वर्ल्ड का 20% ट्रेड यहां से होता है. पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट ट्रेड? 20% ट्रेड. और पूरे
एशिया का, यहां से आप निकलोगे थोड़ा तो ये पूरा इंडिया वगैरह चाइना वगैरह का 80% ट्रेड यहां से होता है। इतना इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। सर ये बंद कर दिया, यहाँ पे माइंस बिछा दी, बॉम्ब बिछा दिया, यहाँ पे बॉम्ब, यहाँ पे ऐसे बॉम्ब बिछा दिए और बोले हमने बंद कर दिया। अब आप सोचो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, सप्लाई चेन ये डिस्टर्ब होने की वजह से तो कितनी दिक्कत आ रही है। पेट्रोल पंप पे देखो लाइन ही लाइन लग रही है। गांव के अंदर सिर्फ 4 घंटे लाइट आ रही है दिन में, ओनली 4 आवर्स। गांव के अंदर जाओगे, अब जलगांव तो गांव नहीं है, यहाँ पे तो अपने पास है लाइट। गांव में जाओगे ना ओनली 4 आवर्स, दैट्स इट। कितना दिक्कत है। उसको बोलते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन। सप्लाई चेन का मतलब होता है किसी भी शिप का, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आवागमन बंद हो जाना। तो ऑयल वहां से यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो अपने इंडिया में सप्लाई तो लिमिटेड थोड़ी है, लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन डिमांड तो अनलिमिटेड है सर, तो प्राइस क्या हो जाएगी, हाई। इस तरीके से ये सप्लाई चेन के अंदर दिक्कतें होती है। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। चलो, then inflation and associated macroeconomic development leading to input cost escalations and lower demand, then global slowdown and related negative sentiments affecting the investment, aggressive tightening of monetary policy and increases in the cost of credit। cost of credit का मतलब होता है interest rate, लिखो। cost of credit का मतलब होता है interest rate। cost of credit का मतलब होता है interest rate, लिखा आप लोगों ने? ठीक है। then high and increasing fuel prices and mounting presence of the informal sector। ये सब दिक्कतें किसके अंदर चल रही है? ये सब दिक्कतें चल रही है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। चल, नेक्स्ट इज योर टर्शरी सेक्टर। अब अपना ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है, टर्शरी हो जाएगा खत्म, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल। टर्शरी सेक्टर, a remarkable feature of the post-reform Indian economy is the overarching role of the services sector in generating growth of income and employment. Unlike the usual economic development process of nations, where economic growth has led to the shift from agriculture to industries or from the primary sector to the secondary sector, India has a unique experience of bypassing the secondary sector in the growth trajectory by a shift from agriculture to service sector। आपको एग्जांपल देता हूं मैं ना कुछ सिस्टम्स के, कुछ स्टार्टअप्स के नाम लिखूंगा, आप मुझे बताना कि ये सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टार्टअप है कि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, एक एक करके लिखूंगा मैं, आप सब एक साथ बताइएगा। एक साथ बाद में बताना, मेरे को लिखने दो पहले। चलो बताओ। हाँ, सर्विस। जीरोदा क्या है? जीरोदा, जीरोदा क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, जिसके ऊपर स्टॉक्स ले बेच सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सर्विस पे आपको जब पता नहीं था तो आपने सर्विस कैसे बोला बे? हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसा पता है, किसके लिए काम करता वो नहीं पता। शाबाश बेटा। ग्रो क्या है? ग्रो स्टॉक एक्सचेंज, ये पता है सर। जोमेटो सर्विस, स्विगी सर्विस, अनअकैडमी सर्विस, फिजिक्स वाला सर्विस, ब्लिंकिट सर्विस। सर मतलब इंडिया के जितने फेमस एप्स है वो सारे किससे रिलेटेड है? सर्विस से। तो इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। आर यू क्लियर एवरीवन? और जितने नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं वो सारे क्या है? सर्विस बेस्ड ही बन रहे हैं। ठीक है ना? सो दिस वाज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एज पर द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008। आप एक बार ये चीज पढ़ना कि भाई ये जो सब चीजें ये सर्विसेज के अंदर आएगी। ठीक है ना?
wholesale, transportation, accommodation, information, financial, real estate, professional, administrative, public education, human health, arts and entertainment, ये सब किस अदर सर्विसेज, एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किसके अंदर आएगा? सर्विसेज के अंदर आएगा. एवरीबॉडी इज क्लियर? चल अब कितना कंट्रीब्यूशन है देखते आइए. The service sector refers to the industry producing intangible goods, that is services as output. The service sector is the largest sector of India and accounts for 53.89%. Very important. Highlight karo. 53.89% of total India's GVA, that is gross value added. मतलब है GDP. मतलब सर पूरे इंडिया में अगर 100 रुपए का GDP है तो उसमें से 53 रुपए कौन दे रहा है? सर्विस सेक्टर, which amounts to 96.54 लाख करोड़ रुपीस इन 2021-22. ये 6 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 2021-22 की बात कर रहे हैं. Then the service sector is the fastest growing sector in India and has the highest labor productivity. Both the domestic and global factors influence the growth of this services sector. The exceptionally rapid expansion of knowledge-based services such as professional and technical services has been responsible for the faster growth of the services sector. The production and consumption of information intensive service activities such as computing, accounting, inventory management, quality control, personal administration, personal का मतलब होता है labor, marketing, advertising and legal services has increased manifold. Manifold का मतलब होता है multiple, बहुत सारा, बहुत बार, उसको बोलते हैं multiple, manifold due to application of state of the art information technology. Then services sector growth can also complement growth in the manufacturing sector. The startups which have grown remarkably over the last few years mostly belong to the services sector. अभी गिना दिया मैंने आपको, गिनाए कि नहीं? The startups which have grown remarkably over the last few years belong to the service sector. ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है, isn't it? ये देखो, ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर है कि नहीं? Then India is among the top 10 World Trade Organization members in service exports and imports. India's service exports value at $27 billion recorded robust growth in November 2022 due to software, business and travel services. While exports from all other sectors were adversely affected, India's service exports have remained resilient during the COVID-19 pandemic. अब देखो कोविड के अंदर ना सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो है इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग. सर्विस को कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है. अरे घर बैठ के मोबाइल चलाना है, लैपटॉप चलाना है, उसमें क्या अफेक्ट हुआ? तो सर्विसेज अफेक्ट हुई? बिल्कुल नहीं. जो अफेक्ट हुआ वो क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि लेबर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा था ना, लोग घर के बाहर निकल ही नहीं रहे थे, तो बनेगा कैसे? क्लियर? तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला सेक्टर क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल. मजे में कौन था? सर्विस सेक्टर. बहुत सारे लोगों ने अपना मार्केटिंग कंपनी चालू कर दिया कोविड के टाइम पे. तो कोविड वाज किसी के लिए बून था, किसी के लिए कर्ज था. जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए उनके लिए बहुत खराब था वो चीज, है ना? चलो. Then the reasons are the higher demand for the digital support and need for digital infrastructure modernization. The Indian services sector is the largest recipient of FDI inflows. FDI equity inflows into the service sector accounted for more than 60% of the total FDI equity inflows into India. Highlight karo beta. FDI equity inflows in the service sector accounted for more than 60% of the total FDI equities. Then the World Investment Report 2022 of UNCTAD places India as the 7th largest recipient of FDI in the top 20 host countries in 2021. In 2021-22, India received the highest ever FDI inflows of $84.8 billion, including $7.1 billion FDI equity inflows in the service. Equity inflows का मतलब क्या है? डायरेक्ट ओनरशिप लेना. मतलब बाहर के कंपनी ने इंडियन कंपनी के अंदर डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ओनरशिप ले ली. 10-12%, 15%, 20% जो भी है. अगर 51% से अगर ज्यादा हो गया या फिर 51% हो गया तो वो डायरेक्टली ओनर कहलाता है. समझा? चलो. Then to ensure the liberalization of investment in various industries, the government has permitted 100% foreign participation in telecommunication services
through the automatic route, including all the services and infrastructure providers. The FDI ceiling in insurance companies was also raised from 49 to 74 percentage. Measures undertaken by the government, such as launch of national single window system and enhancement in the FDI ceiling through the automatic route, have played a significant role in facilitating the investment. So let's conclude the chapter. The India Development Update (IDU) of the World Bank. World Bank क्या करता है बेटा? What is World Bank? World Bank is an institution जो कंट्रीज से पैसा लेता है और जो जो जरूरतमंद कंट्रीज होती है उनको पैसा देता है. जैसे भिखारी पाकिस्तान, भिखारिस्तान को पैसे देने का काम IMF और वर्ल्ड बैंक करती है, समझे? Published in November 2022 observes that India had to face an unusually challenging external environment following the Russia-Ukraine war, increased crude oil and commodity prices, persistent global supply chain disruption, tighter financial condition. देखो 2022 से वॉर ही तो चल रहा है, 2022 से वॉर चल रहा है, 2026 तक रशिया यूक्रेन अभी तक बंद नहीं हुआ है. उसके बीच में नया वॉर चालू हो गया, यूएस, ईरान और इजराइल. उसके बीच में अपन भी लड़ लिए थे, ऑपरेशन सिंदूर, याद है ना? उसके बीच में चाइना भी लड़ रहा है ताइवान से. मतलब कहीं ना कहीं जाके पूरे वर्ल्ड के अंदर मारामारी चालू है. तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता ही ना, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ऑयल अपने घर में थोड़ी उगता है, हाँ, अपने यहाँ पे पानी के कुएं, तेल के कुएं थोड़ी है. ये बाल्टी डाली तेल निकाल लिया, ऐसा होता है क्या? है ही नहीं अपने पास. And high domestic inflationary pressures. Despite all this, the real GDP of India grew by 6.3% in July-September 2022, driven by the strong private consumption and investment. The report observes that India's economy is relatively more insulated from global spillovers than other emerging markets and is less exposed to international trade flows on account of reliance on its large domestic market. As such, compared to other emerging economies, India is much more resilient to withstand adversity in the global arena. सही बोल रहा है. Last statement क्या बोल रहा है आपको पता है? As compared to other emerging economies, India is much more resilient to withstand adversities in global arena. मतलब क्या? आप एक चीज समझो, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल के प्राइसेस है ना 50-50% बढ़ गए. जलगांव के अंदर पेट्रोल के अंदर ज्यादा भाव बढ़ा नहीं है, सिर्फ डीजल 3 रुपए से बढ़ा है. यस सर, नो सर? मतलब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा सरवाइव कर गए. क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन्होंने ना लॉस बियर किया हुआ है. इन्होंने बहुत बड़ा लॉस बियर किया हुआ है और वो लॉस कॉमन पब्लिक पे पास ऑन नहीं किया. इट वॉज नॉट पास्ड ऑन टू द कॉमन पब्लिक. दैट्स वाई अपने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े नहीं है. गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी. गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी. आपको बता दो मैं पेट्रोल का भाव बनता कैसे है. पेट्रोल जो है, आप पूरे इंडिया में हर स्टेट में अलग अलग रेट चलता है पेट्रोल का. दिल्ली में 102 चलेगा तो महाराष्ट्र में 106 चलेगा. महाराष्ट्र छोड़ो, जलगांव में 106 चलेगा तो नासिक में 105 चलेगा. तो सर ये पेट्रोल का भाव अलग अलग क्यों हो जाता है? पेट्रोल का भाव अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले आता है क्रूड ऑयल जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, बराबर है. मान लेते फॉर एग्जाम्पल, मान लेते ये 45 रुपीज में आया, इसके ऊपर गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी. ये गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाई, मान लेते हैं 35 रुपीज. फिर इसके ऊपर लगता है वैट. वैट जो है ये स्टेट का मैटर है. स्टेट अपने हिसाब से वैट लगाता है. स्टेट अपने हिसाब से वाट लगाता है, वैट लगाता है. क्या लगाता है? वैट. कोई 20% लगाता है, कोई 30% लगाता है, कोई 40% लगाता है. इसलिए आप देखना किसी किसी के पास 112 रुपए का भी भाव चल रहा है. क्यों? वहां पे टैक्सेशन, वैट बहुत ज्यादा है. समझ रहे हो? तो हर स्टेट अपने अपने हिसाब से वैट लगाता है. फिर इसके ऊपर लगता है डीलर का कमीशन. जो डीलर होता है, डीलर का कमीशन लगता है. फिर इसके ऊपर लगता है लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन. फिर जाके आपका वैट लग गया. फॉर एग्जाम्पल ये कितना हो गया? 80. ये हो गया 20. डीलर का कमीशन 3 रुपया, लॉजिस्टिक 2 रुपया, कितना हो गया? 80, 100, 105 रुपए. ऐसा बनता है आपका पेट्रोल का प्राइस पर लीटर. इतनी सारी चीजें लगती है पेट्रोल के अंदर, तब जाके ये भाव बनता है 105 रुपया. ये सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर. एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर 10th चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी.
एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई 1850 से लेकर 1947 तक का एरा, बरोबर है। फिर अपन गए 1947 से लेकर 1991 का एरा। फिर अपन गए एरा ऑफ रिफॉर्म्स में 1991 के बाद। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 देखे अपन ने। फिर फिजिकल रिफॉर्म्स देखे, गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स। फिर मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स देखे। फिर कैपिटल मार्केट्स देखा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स देखे, जीडीपी ग्रोथ रेट देखा, नीति आयोग देखा। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर करंट स्टेट देखा कि इंडियन इकोनॉमी आज कहां खड़ी है। प्राइमरी सेक्टर देखा, सेकेंडरी सेक्टर देखा, और लास्ट में आज अपन ने क्या देखा? टर्शरी सेक्टर। आर यू क्लियर? यस सर। इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप एक बार फटाफट से ये कंप्लीट कर लेना। ये एमसीक्यूज आप एक बार घर पे एक बार ट्राई करना, फिर अपन इसको क्लास में एक बार करेंगे एंड देन विल फिनिश इट। ओके, आपको मैं एक क्वेश्चन बैंक दूंगा इस चैप्टर की, तो उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना, सितंबर और जनवरी टर्म वाले। क्लियर बच्चों? ऑलराइट, बोलो बच्चों गुड मॉर्निंग अर्नी। So we are finishing this chapter. I'll see you tomorrow at the same time. All right. Thank you so much. Kedar Pani signing off. Jai Hind. Bye bye.